हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस के सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट प्री नेटल पीरियड एंड पोस्ट नेटल पीरियड। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्री नेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल जो पीरियड होता है वो कब से कब तक का होता है? ये होता है, ये गर्भाधान से लेके जन्म के समय तक माना जाता है। मतलब कंसेप्शन से ये स्टार्ट होता है और जन्म के समय तक का जो पीरियड होता है वो प्रीनेटल पीरियड माना जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी के समय का जो टाइम होता है वही प्रीनेटल पीरियड कहलाता है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जो विकास की गति जो होती है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में अति तीव्र होती है। विकास इसमें तीव्र गति से होता है और समस्त शारीरिक जैसे रचना, शारीरिक जो रचना होती है उसमें भार में व आकार में जो वृद्धि है तथा आकृतियों का निर्माण जो है वो इस अवस्था में तेज गति से होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रीनेटल जो पीरियड्स होते हैं उसमें जो डेवलपमेंट वो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट ही होता है। इनको 3 भागों में जो है बांटा गया है। पहला है बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था, तीसरा है गर्भावस्था। बीजावस्था को ही जर्मिनल पीरियड कहते हैं, भ्रूणावस्था को एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं और गर्भावस्था इसे फीटस पीरियड कहते हैं। ये कब से कब तक चलता है? तो एग्जाम में आता है कि जर्मिनल पीरियड की टाइम क्या है या बीजावस्था का समय कब से कब तक होता है? तो ये गर्भाधान से 2 सप्ताह तक जो काल होता है वो बीजावस्था कहलाता है। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का जो अवस्था होती है उसे बीजावस्था या जर्मिनल पीरियड कहते हैं। इस अवस्था में जो जीव होता है वो किस प्रकार होता है? इस अवस्था में जो जीव होता है वो अंडे के आकार का होता है और इसके भीतर जो है वो कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है वो होती रहती है, किंतु ऊपर से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। और लगभग 1 सप्ताह तक ये अंडाकार जीव गर्भाशय के जो तरल स्राव होता है उसमें तैरता रहता है। तो कब तक तैरता रहता है? ये 1 सप्ताह तक ये अंडाकार जीव गर्भाशय के तरल स्राव में तैरता रहता है और अपना जो पोषण होता है ये स्वयं ही करता है। अभी ये अपना पोषण कैसे कर रहा है? 1 सप्ताह तक स्वयं ही कर रहा है और अंडाकार जीव होता है जो कि तरल स्राव में तैरता रहता है। किंतु गर्भाधान के 10 दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। और जब ये गर्भाशय की दीवार को चिपक जाता है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जब वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है इस क्रिया को या इस प्रोसेस को कहते क्या है? तो इस प्रोसेस को आरोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। जब वो गर्भाधान 10 दिन के बाद क्या होता है? गर्भाधान के 10 दिन के बाद ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इस समय से गर्भस्थ जीव जो होता है वो अपने पोषण के लिए माँ के शरीर पर आश्रित हो जाता है। कब से माँ के शरीर पर आश्रित हो जा रहा है? ये गर्भाधान के 10 दिन बाद से ये क्या होता है? माँ के शरीर पर आश्रित हो जाता है। इसके पहले ये 1 सप्ताह तक गर्भाशय के जो तरल स्राव रहता है उसमें तैरता रहता है। तो एग्जाम में ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आरोपण या इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं। फिर सेकंड है भ्रूणावस्था। ये कब से कब तक चलती है? ये 3रे सप्ताह से 2रे माह तक चलती है। भ्रूणावस्था गर्भकालीन जो विकास की ये दूसरी स्टेजेस मानी जाती है। ये सेकंड नंबर की होती है। पहला क्या होता है? जर्मिनल, फिर दूसरा है एम्ब्रियोनिक जो 3रे सप्ताह से प्रारंभ होकर 2रे माह के अंत तक चलती रहती है। इस अवस्था में गर्भस्थ जीव को भ्रूण कहते हैं। तो इस अवस्था में क्या कहते हैं? गर्भस्थ जीव को भ्रूण कहते हैं। इस समय बच्चा कैसे होता है? इस समय सेल के आकार का होता है और इस समय ये भ्रूण बन जाता है या एम्ब्रियो बन जाता है, इसलिए एम्ब्रियो इसे कहते हैं। विकास की गति इस अवस्था में अत्यधिक तीव्र रहती है। तो ये पूछा जा सकता है कि विकास की गति किस अवस्था में तीव्र होती है? तो भ्रूणावस्था में विकास की गति जो होती है वो तीव्र होती है, जिसमें भ्रूण के अंदर तेजी से परिवर्तन देखे जाते हैं। शरीर के सभी अंगों का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। जो भी शरीर का जो निर्माण होता है, जो अंग बनते हैं जैसे हाथ पैर हैं और जो हृदय की धड़कन, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं वो इसी में स्टार्ट होती है। 2रे माह के अंतर तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक हो जाती है और भार लगभग कितना हो जाता है? भार इसका 2 ग्राम हो जाता है और लंबाई कितनी हो जाती है? 1.25 इंच से 2 इंच तक हो जाती है। इस समय भ्रूण का स्वरूप जो है स्पष्ट नहीं होता है। वह सिर का आकार जो होता है वो अन्य अंगों की तुलना में इस स्टेज में बड़ा होता है। कान भी सिर से काफ़ी नीचे स्थित होता है और जो है
और जो नाक के स्थान होता है वहाँ पर केवल एक ही छेद होता है और माथा काफ़ी चौड़ा होता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भार कितना हो जाता है, 2 ग्राम हो जाता है। इस समय जो शारीरिक विकास होता है तीव्र गति से होता है। बच्चा किस तरह बन जाता है, एम्ब्रियो या भ्रूण का शेप ले लेता है और ये 1.25 इंच से लेकर 2 इंच तक होती है इसकी लंबाई। फिर है इसमें इस समय जो भ्रूण का विकास होता है वो 3 परत में होता है। कौन कौन सी परत होती है इस समय? भ्रूण का निर्माण जो होता है वो 3 परतों से होता है। एक होता है इक्टोडर्म जिसे बाहरी परत कहेंगे, दूसरा होता है मीसोडर्म जिसे मध्य परत कहा जाएगा, थर्ड होता है आंतरिक परत जिसे इंडोडर्म कहा जाता है। तो इकोडर्म में कौन कौन सी चीज़ें का विकास होता है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे त्वचा है, दांत है, बाल है या नाड़ी मंडल का निर्माण किस प्रकार जो है, तो किस परत में ये होता है इन सब का निर्माण? तो ये इक्टोडर्म जो बाहरी परत होती है जिसे इक्टोडर्म कहते हैं, उनमें जो है ये सब का विकास देखने को मिलता है। त्वचा, दांत, बाल व नाड़ी मंडल का निर्माण दिखता है। फिर पूछता है मीसोडर्म या मध्य परत में जो है किसका निर्माण देखने को मिलता है? तो मध्य परत में ये जो अंतः त्वचा होती है, हमारी स्किन जो होती है वो, और मसल्स जो मांसपेशियां होती हैं, ये मीसोडर्म या मध्य परत में इनका जो है विकास देखने को मिलता है। और आंतरिक परत जिसे कि जो है इंडोडर्म कहते हैं, उसमें आपका फेफड़े, यकृत, पाचन तंत्र व आंतरिक जो ग्रंथियां होती हैं उनका निर्माण शामिल होता है। तो इन तीनों ही परतों में कौन कौन सा विकास होता है? तो ये एग्जाम में कोई भी चीज़ दे सकता है, जैसे फेफड़े, यकृत, पाचन तंत्र का जो है ग्रंथियों का निर्माण किस परत में होता है? तो ये इंडो या आंतरिक परत में होता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल दे देगा और फिर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि किस परत में होता है। तो यहाँ पे हमने बीजावस्था पढ़ लिया, भ्रूणावस्था पढ़ लिया। अब गर्भावस्था या फीटस पीरियड हम यहाँ पर गर्भावस्था ये तीसरे माह से जन्म पूर्व तक चलती है। गर्भकालीन की ये अंतिम अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। ये तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु के जन्म लेने तक की रहती है। यह अवस्था निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है। अभी तक जो अवस्थाएं थी वो कैसी थी? वो निर्माण की थी, और ये जो अवस्था है ये विकास की होती है। गर्भावस्था में शरीर के अंगों का निर्माण हो चुका होता है तथा उनका जो विकास है वो इस अवस्था में होता है। गर्भावस्था में क्या होता है? इनका विकास होता है। गर्भकालीन अवस्था के प्रारंभ में होने से प्रत्येक माह गर्भस्थ शिशु के आकार तथा भार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था में हृदय, फेफड़े तथा नाड़ी मंडल का कार्य भी प्रारंभ कर देते हैं। ये सारे जो पार्ट होते हैं ये अपना वर्क भी प्रारंभ कर देते हैं। फिर आता है अब ये पोस्ट नेटल पीरियड्स हैं, जैसे सहसा अवस्था कब से कब चलती है। अभी हमने जो पढ़ा वो प्री नेटल था, अब ये आता है पोस्ट नेटल जो है, ये जो है बच्चे के जन्म के बाद की अवस्था की बात हो रही है। सहसा अवस्था जिसे इन्फेंसी कहते हैं, ये कब से कब तक चलती है? ये जन्म से लेके 15 दिन की जो अवस्था है वो सहसा अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु के अंदर कोई विशेष शारीरिक तथा मानसिक लक्षण दृष्टिगत नहीं होते हैं। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट की जो एज है वो किसे कहा जाता है? तो इन्फेंसी स्टेज या सहसा अवस्था को पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट की एज कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु स्वयं को वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है। अतः इस अवस्था में उसकी अत्यधिक जो देखभाल की आवश्यकता होती है। उचित देखभाल के अभाव में वह रोगी हो सकता है, क्योंकि इस समय शिशु जो है वो असहाय होता है। अतः उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन का कार्य माता पिता के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गई आपकी इन्फेंसी स्टेज। अब आती है आपकी बचपना अवस्था या जिसे बेबीहुड कहते हैं। ये कब से कब तक चलती है? ये 2 वीक से लेकर 2 ईयर तक चलती है। बाल विकास की तीसरी अवस्था बचपना अवस्था कहलाती है। यह अवस्था 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है, क्योंकि वह इतना मोटा और शारीरिक रूप से अशक्त होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर पाता है, क्योंकि वह इतना छोटा और शारीरिक रूप से अशक्त होता है। लेकिन इस अवस्था के अंत तक वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। मतलब अंत तक जब वो 2 ईयर्स तक आएगा तो थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग सीख जाएगा और चलने, बोलने, भोजन करने की क्रियाओं को वो स्वयं करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो स्व केंद्रित होता है। तो ये भी आता है कि किस समय बच्चे जो है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं या स्व केंद्रित होते हैं। तो बेबीहुड स्टेज में वे स्व केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वह अपनी प्रत्येक वस्तु जैसे माता पिता, खिलौने तथा आसपास की वस्तुओं पर अपना एकाधिकार समझता है। यदि इस समय उसकी
इस एकाधिकार की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है तो वह जिद्दी हो जाता है। उसके संपूर्ण व्यवहार का क्रियाकलाप में नैतिकता नहीं होती है। इस समय नैतिकता का अभाव पाया जाता है। किस स्टेज में? बचपना अवस्था में नैतिकता जो है नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसका व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा प्रेरित होता है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी जो प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता है, क्रोध है, ये सारे संवेगात्मक जो है डेवलपमेंट होते हैं। प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, भय, घृणा आदि उदय हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। तो कौन सी अवस्था संवेग प्रधान होती है या इमोशंस जो है सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी बेबीहुड या बचपना अवस्था। इस अवस्था में संवेगों का प्रकटीकरण जो है त्वरित होता है, मतलब हर पल पल ये दिखाई देते रहते हैं, किंतु ये क्षणिक होते हैं, मतलब ये निश्चित नहीं होते। ये भी एग्जाम में पूछता है कि क्या बालक के जो ये सारे संवेगात्मक विकास होते हैं ये सारे कि क्षणिक होते हैं कि ये स्थिर होते हैं? तो ये स्थिर नहीं होते, ये क्षणिक होते हैं, मतलब हमेशा के लिए नहीं रहते, क्षणिक होते हैं। कुछ देर के लिए दिखाई देते हैं और कुछ देर के बाद ये हट जाते हैं। और प्रकटीकरण त्वरित मतलब कि लगातार बार बार ये चीज़ दिखाई देती रहती है। नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था या चाइल्डहुड। विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था जो है वो एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यह अवस्था शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। ये 2 से 12 वर्ष की अवस्था को बालावस्था माना जाता है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इन्हें 2 भागों में बांटा गया है चाइल्डहुड को। एक अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है, दूसरे को लेट चाइल्डहुड कहा जाता है। पूर्व बालावस्था या उत्तर बालावस्था। तो स्टेजेस पूछता है एग्जाम में कि 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो है वो लेट चाइल्डहुड कहलाती है। यह अवस्था भी समायोजन की अवस्था होती है। बालक नित्य प्रतिदिन सभी क्षेत्रों में अपने नए नए वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति किस में ज़्यादा देखी जाती है, किस स्टेज में? तो चाइल्डहुड में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है ज़्यादा देखी जाती है। नए वातावरण में समायोजन से पूर्व उसके बारे में जानना चाहता है, जिससे वह अपने माता पिता व शिक्षकों से तरह तरह के सवाल पूछता है। तो जिज्ञासा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति या जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जो है किस स्टेज पर ज़्यादा दिखाई देती है या दिखाई देती है? तो वो होती है चाइल्डहुड स्टेज पर। जबकि इमोशंस या संवेगात्मक चीज़ें कहाँ पे दिखाई दे रही थी? इमोशन या संवेगात्मक चीज़ें बेबीहुड पे दिखाई दे रही थी। और समायोजन की अवस्था या पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट किस कहाँ पे दिखाई दे रहा था? ये इन्फेंसी स्टेज पे दिखाई दे रहा था। चाइल्डहुड स्टेज जो होती है बालावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति या ग्रेगेरियसनेस का विकास भी होता है। तो समूह प्रवृत्ति किस स्टेज पर देखी जाती है? समूह की जो प्रवृत्ति है वो बालावस्था या चाइल्डहुड स्टेज पे देखी जाती है। या ग्रेगेरियसनेस का जो विकास होता है ये भी इसमें, ये जो है जिसका इसका अर्थ होता है कि समूह की जो प्रवृत्ति होती है वो देखी जाती है। अब बचपनावस्था के समान स्वप्रेमी नहीं रहता है बालक। अब जो है वो स्वप्रेमी नहीं रह जाता, अपितु वो खेल के साथियों के साथ जो है रहना पसंद करता है। सामाजिकता की दृष्टि से यह अवस्था अति महत्वपूर्ण होती है। समूह की प्रवृत्ति के कारण अच्छी सामाजिकता का इसमें विकास होता है। समूह में रहने से बालक के अंदर जो है अनेक गुणों का विकास, जैसे अनुकरण है, खेल है, सहयोग है, सहानुभूति व नैतिकता आदि सकारात्मक गुणों का विकास इसमें होता है। सकारात्मक गुणों के साथ साथ कुछ नकारात्मक गुण भी प्रकट होते हैं, जैसे द्वंद्व है, स्पर्धा है, झगड़ा है, मारपीट या आक्रामकता भी जो है इसमें देखी जाती है। परंतु इन सभी नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन वह सामाजिक समायोजन के लिए ही करता है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता की जो भावना का विकास होता है। बालावस्था बालक को जीवन की अनेक वास्तविकताओं से भी परिचित कराता है, जिनके बीच रहकर वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने का तरीका भी सीख लेता है, जो उसके किशोर जीवन के लिए आधार का कार्य करता है। अब आता है प्यूबर्टी स्टेज या वयस्संधि अवस्था। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो है ये स्टेज जो है कितने वर्ष तक की होती है या कब से कब तक ये चलती है। तो यह एज जो है वो 11, 12, 13, 14 ये स्टेजेस चलती है। यहाँ पर आप इस तरह से इसे याद करिएगा कि 11 से लेके 13 तक ये गर्ल्स में दिखाई देती हैं। 11 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक की जो प्यूबर्टी स्टेज है वो गर्ल्स में दिखाई देती है। और ये 12 से लेके 13 वर्ष तक की ये वायु में बॉयज़ जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उसमें स्टार्ट होती है। वयस्संधि बालावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। सेतु मतलब पुल का कार्य करती है या जोड़ने का कार्य करती है। यह अवस्था
बहुत कम समय की होती है, किंतु शारीरिक विकास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था का कुछ भाग आपको बाल्यावस्था और कुछ किशोरावस्था से जुड़ा रहता है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं यौन अंगों का परिपक्वता तथा काम शक्ति का उदय होना होता है। तो प्यूबर्टी स्टेज की विशेषता है कि इसमें यौन अंगों की परिपक्वता व जो है काम शक्ति का उदय होना होता है। यौन विभिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से लेके 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और जबकि बालकों में ये 12 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है। कब से प्रारंभ हो रही है? इसमें 11 से 13 और इसमें 12 से 13 में जो है प्रारंभ हो रही है। इस अवस्था में शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास की गति भी जो है अत्यधिक तीव्र होती है। शारीरिक विकास के साथ साथ इसमें मानसिक विकास भी तेज गति से होता है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी यह अवस्था अपना महत्व रखती है। इस अवस्था में यौन अंगों के विकास के कारण शरीर में अनेक आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होने के कारण कभी कभी बालक व बालिकाएं संवेगात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं। सामाजिक नियंत्रण भी खो देते हैं। अतः इस अवस्था में माता पिता को बच्चे के शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अच्छी तरह से बताना चाहिए। तो प्यूबर्टी स्टेज के बाद से एडोलसेंस स्टेज या किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, जो कि 2 भागों में बटी हुई है। अर्ली एडोलसेंस होता है और लेट एडोलसेंस होता है। तो अर्ली कब से कब तक चलती है? ये 13 से 16 वर्ष तक चलती है और लेट एडोलसेंस जो है वो 17 से 21 वर्ष तक चलता है। तो इसके आगे के वीडियो में हम एडोलसेंस और उसके आगे की स्टेजेस जो है पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।